हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने उसमें कई सारे लेक्चर्स प्रीवियसली देखे जिसमें एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते गए। जो लास्ट हमने टॉपिक देखा था उसमें हमने बात की थी द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 और इसके अंदर हमने ये देखा कि जब नेपोलियन हार गया तो नेपोलियन के हारने के बाद में सिचुएशन कैसे यहां पे एक तरीके से सेटअप की गई, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी उसको कैसे सही किया गया, ठीक है, और पुराने वाले तरीके को कैसे यहां पे वापस से रिस्टोर किया गया, ठीक है। तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक विच इज वियना कांग्रेस। ओके, वियना कांग्रेस। पहले कुछ चीजें इसके बारे में बता देता हूं, वो सुनो। वियना बेसिकली एक प्लेस है, वियना एक जगह है और ये कहां पड़ती है बेटा? ऑस्ट्रिया में। और कांग्रेस का मतलब होता है गेट टुगेदर, एक तरीके से जब एक अपनी मीटिंग होती है गेट टुगेदर होता है, ठीक है। तो यहां पे वियना नाम की जगह पर इन्होंने एक गेट टुगेदर या मीटिंग रखी, जिस मीटिंग में दे हैव डिस्कस्ड लॉट, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ। अच्छा, सबसे प्रायर तो चीज ये थी कि वाटरलू में 1815 वाटरलू नेपोलियन हार गया। नेपोलियन के हारने के बाद अब वो जो जगह है फ्रांस जो है या उसके आसपास की टेरिटरी, यूरोपियन टेरिटरीज, उनका क्या किया जाए। तो इनका मकसद यही था कि इन चारों ने मिलकर के उसको हराया है वाटरलू में, ब्रिटेन ने, रशिया ने, पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया ने। तो दे फोर केम टुगेदर कि इस चीज के ऊपर अब डिस्कशन किया जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दीज टेरिटरीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। तो वियना तो वो प्लेस था जहां पे ये टेरिटरी या ये डिस्कशन अपना प्लेस लेता है। अच्छा देखो, इस फोटो को अच्छे से देखना। ये जो यहां पर दिखाया हुआ है मैप, ये मान के चलें आप फ्रांस का है, ठीक है, और यह उन टेरिटरीज का है जिसमें नेपोलियन का हिस्सा था। तो ये देखो अलग अलग यहां पे आपको रिप्रेजेंटेटिव दिख रहे हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग। देखो ये तलवार से इसको चीर रहा है, ये हाथ से इसको फाड़ रहा है, कुछ आदमी नीचे हैं यहां पर, ये भी इसके पास में। ये सारा सब कुछ ये बताता है एक आदमी यहां पे गोल्ड जो है वो एक तरीके से वेट कर रहा है। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो जिसको मिल जाए उतना छीन लो, ठीक है। बहुत अच्छी एक फनी सी फोटो है, इसमें ये बताया इन्होंने कि जो जिसको मिल रहा है वो लेना चाह रहा था फ्रांस का हिस्सा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि ये यूरोपियन पावर जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया वो थे ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। तो इन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया। सो नाउ दे हैव द राइट ओवर दोज टेरिटरी जो नेपोलियन के कंट्रोल में थी उस टाइम पर। तो भैया यहां पर एक पर्सन है जिनका नाम है ड्यूक मेटरनिक। इनका नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिक। ये जो ड्यूक मेटरनिक है ये ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। चांसलर का मतलब क्या होता है? चांसलर एक तरीके से किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, वो होता है। जैसे हमारे यहां पे सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है, वैसे ही चांसलर भी वही है कि दैट पर्सन जिसके पास में सारी अथॉरिटीज हों, सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों, दैट वुड कॉल्ड चांसलर। वहां पे उस टाइम पर चलता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, इन्होंने सबको इन्वाइट किया कि आप आइए, हम एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग के अंदर वी विल डिस्कस कि क्या करना है, ठीक है। और इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने जो वियना जो जगह है वहां पर इस मीटिंग को रखा, ऑस्ट्रिया के अंदर ही है। तो जितने भी लोग यहां आए थे उन्होंने मिलकर के एक ट्रीटी साइन करी। उस ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो साइन किया। तो जिसको कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना, 1815 में ये हुआ। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो नेपोलियन ने यहां सेटअप किया है या नेपोलियन के टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो चेंजेस आए हैं जिस जिस जगह पर, उन सबको वापस से हम रिस्टोर करेंगे। अभी हमने पुराना वाले लेक्चर में देखा था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म यही तो था कि जो ओल्ड स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वापस रिस्टोर किया जाएगा। तो उसी का एक टाइप है। क्या है कि ट्रीटी ऑफ वियना ये कहती है कि जो नेपोलियन के दौरान या नेपोलियन ने जो चेंजेस लेकर आए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान या अपने रूलिंग टाइम के दौरान, उन सबका एंड हो जाना चाहिए। ये उसी कंसेप्ट पर बेस्ड थे। तो क्या किया इन्होंने representatively of these powers met in 1815 in Vienna to draw a settlement for Europe।
यूरोप में नेपोलियन जो चेंजेस लाया उनको वापस से कैसे सेटल डाउन किया जा सके, कैसे उनके ऊपर एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जा सके जिससे कि इनके बीच में आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो. सो दे केम विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे कलेक्टिवली टुक डिसीजंस. व्हाट दे हैव टेकन, लेट्स सी. पहले तो ये देख लो इस मैप में कि वियना कहां पर पड़ता है. उस टाइम पर ऑस्ट्रिया जो था बहुत ही पावरफुल टेरिटरीज में से एक था, हालांकि अब तो ऑस्ट्रिया बहुत छोटा हो गया है. तो ये देखो जर्मनी का भी हिस्सा इसमें आ गया, पर्शिया का हिस्सा भी इसमें है, जिसको आज आप मतलब पुराना नाम जर्मनी का ही. तो पर्शियन टेरिटरीज के पास, जर्मन टेरिटरीज इसके पास में, फ्रांस का कुछ हिस्सा भी ये अपने साथ में मिलाना चाहता था बट ऐसा हो नहीं पाया. इटली का, भाई इटली का बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास में है. सो स्विट्जरलैंड का हिस्सा, तो इसके पास में बहुत पावर था. तो दे हैव इनवाइटेड ऑल सच पावरफुल टेरिटरीज और कंट्रीज टू दिस प्लेस कॉल्ड वियना. यहां पर इन्होंने इनको बुलाया. अब इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन है मिलजुल के जो नेपोलियन छोड़ के गए हमारे लिए वो बांट जाते हैं और खा जाते हैं उसे. तो देखो क्या हुआ. सबसे पहला टास्क कंजर्वेटिज्म और वियना कांग्रेस का. क्वेश्चन कैसा आएगा कि वियना कांग्रेस के लिए हुए डिसीजंस को मेंशन करो. तो सबसे पहला डिसीजन इन्होंने लिया, द बॉर्बन डायनेस्टी deposited during the French Revolution was restored to power. इसने कहा कि जो बॉर्बन डायनेस्टी यहां पर हटा दी गई थी रॉबेस्फियर के टाइम पर, जो जकोबियंस आ गए थे ना, लुई 16 को हटाया था और रॉबेस्फियर वहां पे एक तरीके से रूल करने लग गया था. क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. तो जो लुई 16 को हटाया, लुई 16 वॉज द लास्ट रूलर एट दैट टाइम. तो वापस से वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बॉर्बन से. तो बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से यहां लाया जाए, वापस से यहां पर कंजर्वेटिज्म लेकर आए थे. तो नए आइडियाज, मतलब नए आइडियाज तो कुछ होंगे नहीं, पुराने वाला जो ट्रेडिशनल वे में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वही होगा. तो इन्होंने क्या किया, बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से यहां रिस्टोर किया जो लुइस के साथ में खत्म हो गई. तो लुई 16 को इन्होंने जिस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे उस डायनेस्टी को वापस से यहां पर इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया. बॉर्बन डायनेस्टी यहां सेटअप की गई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान यहां से हट गई थी. तो पहला टास्क यहां पे वापस से डायनेस्टिक रूल आ गया. नेक्स्ट, फ्रांस जो था लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द नेपोलियंस रूल. नेपोलियन के रूल के दौरान जो फ्रांस के पास में टेरिटरीज आई थी हाथ में, उन सबको इन्होंने वापस से खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि नेपोलियन तो रहा नहीं है. अब नेपोलियन के हटने के बाद में सारा पावर कौन बांट रहे हैं आपस में? सारी टेरिटरीज बांटने वाले हैं ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया. तो दे हैव डिवाइडेड ऑल द टेरिटरीज, और जो जो टेरिटरीज फ्रांस को मिली थी नेपोलियन के टाइम ड्यूरेशन में, सब इन्होंने लॉस्ट कर दी, सब इन्होंने खो दी फ्रांस ने. अ सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस. कई सारे स्टेट्स को यहां सेटअप किया गया फ्रांस की बाउंड्री पर. सो फ्यूचर में भी फ्रांस अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड ना कर पाए, एक्सपेंड ना कर पाए. देखिए भैया ये फ्रांस है, ठीक है. समझने वाली बात क्या है, फ्रांस का ये जो येलोइश कलर आप देख रहे हो वो उसके पास में कई सारी स्टेट्स को सेटअप किया गया कि जिससे कि फ्रांस भविष्य में भी अपना जो टेरिटरीज हैं वो एक्सपेंशन ना कर पाए, फैला ना सके, बढ़ा ना सके. तो अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं ना, तो देखो यहां पिडमोंट, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, और ये तो जर्मन कन्फेडरेशन था ही, तो इसको तो टीज कर ही नहीं सकते थे. तो यहां पर ये अलग अलग स्टेट्स, कंट्रीज को सेटअप किया गया जिससे कि फ्रांस की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर हो, वो फिक्स हो जाए. चलिए और देखिए आगे. द इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज गिवन टू पर्शिया ऑन इट्स वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न बाउंड्रीज. जो पर्शिया का वेस्टर्न साइड है, उन वेस्टर्न साइड में इनको क्या दिया गया? बाउंड्रीज दी गई जो फ्रांस के कब्जे में थी. फ्रांस के पास की जितनी भी टेरिटरीज थी, इंपॉर्टेंट टेरिटरीज फ्रांस की, वो पर्शिया को दी गई. ठीक है, पर्शियन टेरिटरी, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट अगर हम नेबर्स की बात करें तो वही था, तो इनको मिला. ठीक है, और क्या मिला देखिए, एक अच्छी चीज की गई कि कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए जर्मन कन्फेडरेशन में. जो 39 स्टेट्स के थे, नेपोलियन ने उसको सेटअप किया था. नेपोलियन ने अलग अलग जो स्टेट्स थे, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि 39 स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया था जिसको जर्मन कन्फेडरेशन कहा, और उसने उसको एक ग्रुप बना करके कॉमन कर दिया जिसके अंदर कोई बैरियर्स नहीं है और एक तरीके से मिला जुला एक ग्रुप था वो. तो 39 स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन था, जिसको ये लोग भी मानते थे कि बहुत सही है अगर ऐसा ही बना रही, तो
कई मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर कि दे वांटेड कि ये जो चेंजेस हैं ये ऐसे ही रहें, क्योंकि इनको लग रहा था कि मोनार्की अगर इनके साथ मिल जाएगी, कंजर्वेटिज्म आइडिया जो थे कि मोनार्की अगर इन सब चीज़ों को अपने साथ में एक तरीके से चलाने लग जाती है तो मोनार्की को बहुत फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होगा। तो इनको इन्होंने चेंज नहीं किया क्योंकि इनसे फ़ायदा हो रहा था। कौन से जर्मन स्टेट, जर्मन कन्फेडरेशन, ये वो ग्रुप है बेटा जी, एक बार देख लीजिएगा प्लीज़, कि इस ग्रुप के थ्रू दे इनिशिएटेड कि भैया ये तो चेंज ना किया जाए, ये जो 39 स्टेट का कन्फेडरेशन है ये एज इट इज रहे, बिकॉज ये इकोनॉमिकली हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सो ये यहां पर इनको चेंज नहीं किया गया, एज इट इज रखा गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस अपनी बॉर्डर को एक्सपेंशन उसका ना कर सके, सो दैट दे हैव सेटअप सम न्यू स्टेट्स, नए किंगडम्स। तो नाइदरलैंड का किंगडम जो था वो सेटअप किया गया नॉर्थ में फ्रांस के, और जिसके अंदर बेल्जियम भी इंक्लूडेड है। जस्ट हैव अ लुक, इधर से देखो फटाफट से, देखो मैंने अभी बताया आपको नाइदरलैंड का किंगडम यहां सेटअप किया गया एंड बेल्जियम जो भी उसी का एक पार्ट था उसको सेटअप किया गया, सो दैट द फ्रांस कैन नॉट एक्सपेंशन देयर टेरिटरी, मतलब फ्रांस के पास में ऐसा कुछ मौका ना आए, सो दैट फ्रांस कैन नॉट एक्सटेंड देयर टेरिटरी। और देखिए भैया आगे क्या हुआ, द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली गिवन टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के पास में आता है इटली का टेरिटरी, कौन सा है, मैप में दिखाता हूं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ऑस्ट्रिया को इटली का ये टेरिटरी मिला। इसको एक बार इरेज कर दूं जल्दी से, देखो ऑस्ट्रिया को क्या मिला, इटली का ये टेरिटरी, ठीक है। ये किसके पास चला गया, इटली किसके पास चला गया, ऑस्ट्रिया के पास। ओके, तो ये भी मिला हमें। और क्या मिला देखिए, अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी गिवन टू पर्शिया। जो सेक्सोनी का रीजन था, वो जो जगह थी, जो टेरिटरीज थी, उसका एक पोर्शन किसको मिल गया, पर्शिया को। तो पर्शिया को क्या मिला था, वेस्टर्न बाउंड्रीज भी मिली थी, वेस्टर्न साइड का भी कुछ टेरिटरी मिला, इंपॉर्टेंट टेरिटरी, उसमें से एक सेक्सोनी भी था, वो उसका एक पार्ट ऑस्ट्रिया को मिला। और ऐसे ही अगर हम थोड़ा साउथ में चले जाएंगे, जो पिडमोंट वाला एरिया है, पिडमोंट सेटअप किया गया, एक नया किंगडम पिडमोंट सेटअप किया गया था, जिसके अंदर जिनोवा ऐड किया गया। ठीक है, आप ये समझें कि जो फ्रांस है उसके नीचे एक नया टेरिटरी जिसका नाम है पिडमोंट को सेटअप किया गया, और उसके अंदर इंक्लूडेड है जिनोवा। तो वो सेटअप किए गए जस्ट बिकॉज कि फ्रांस की टेरिटरी एक्सटेंड ना हो सके, और एक नया किंगडम वहां पे बना दिया गया। और देखिए क्या हुआ, इन सब चीजों को करने का मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। इनका मकसद सिर्फ ये था कि यूरोप के अंदर वापस से कंजर्वेटिज्म लाया जाए। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुराना एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनल वे का मतलब वहाँ पे मोनार्कीज हों, ठीक है, राजा हो हर जगह। तो इन्होंने वही किया, मेन इनका जो इंटेंशन था, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि मोनार्की को क्या कर सके, एक तरीके से रिस्टोर कर सकें, और वापस से जो नेपोलियन के टाइम पर हटाया गया, जो भी सिचुएशन लाया गया, उन सबको ये बदल सके। दिस वॉज द मेन इंटेंशन ऑफ दीज पीपल। और क्या होता है कि क्रिएटेड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। जैसे मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों को होने के बाद इन्होंने एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर मतलब सेटअप किया, है ना। ओके, समझें कि इन्होंने ये सब कुछ जो किया सिर्फ इसीलिए कि एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लगा सकें, कंजर्वेटिज्म वापस अडॉप्ट करवा सकें, लोगों को समझा सकें कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है। जो नेपोलियन के आने के बाद, जो सिविल कोड आने के बाद में कहीं ना कहीं नफरत कर रहे थे और मान रहे थे नेपोलियन ने जो किया बहुत अच्छा किया, ये उस सोच को बदलना चाह रहे थे। सो एक नया ऑर्डर दे हैव सेटअप, और इन्होंने पूरे यूरोप को एक वापस से नई राह दे दी, नया रास्ता दे दिया, और लोग इसको फॉलो करने लगे। बट इसके साथ भी कुछ चीज़ें गलत होने वाली है, और वहाँ से शुरुआत होगी रेवोल्यूशन की। 1815 तक तो हम पहुँच गए, वियना कांग्रेस तो हमने कर लिया, अब आएगा असली मज़ा खेल का, क्योंकि अब होगी रेवोल्यूशन शुरू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकलेगा, अब सिचुएशन बदलने लगेगी, लोगों को लगने लगेगा ठीक है अभी तो हो रहा है, जो चल रहा है किंगडम है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलेगी, नेचुरल कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज़ करवाएगी कि द पीपल हु आर एक्चुअली गवर्निंग ओवर अस आर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे।
क्या होगा कैसे होगा मिलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए पुराना वाला सारा और फिर बात करेंगे हम अगले वाले टॉपिक्स की। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।